स्टार्ट करें। हाँ सर। देखो चैप्टर का नाम है सेटिंग अप अ बिजनेस आउटसाइड इंडिया एंड इशू रिलेटेड देयर। छोटा सा यूनिट है, जल्दी से खत्म हो हम्म। जाएगा। चॉइस हाँ। ऑफ बिजनेस लोकेशन आउटसाइड इंडिया इन्वॉल्व अ कंसिडरेशन ऑफ मेनी फैक्टर्स। बहुत सारी बातों का ध्यान रखना पड़ता है जब इंडिया के बाहर हम कहाँ पर बिजनेस करें, वो लोकेशन चॉइस हाँ। करने में प्लानिंग करते हैं। तो एग्जाम केस स्टडी में बोला सुमित कपूर इज एन इंडियन बिजनेसमैन टेलिंग इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ एंटिक डिजाइनर ज्वेल्स। He has a retail shop across all major cities in India. He want to diversify business geographically and plan to open retail outlet outside India. तो उसको क्या क्या बात ध्यान में रखना है जब वो फॉरेन लोकेशन में पैसा लगा रहे हैं। हम्म। सबसे पहले बात तो ज्योग्राफिकल लोकेशन उसको माथा लगाना पड़ेगा कि वहां पे आसपास में पोर्ट, एयरपोर्ट, स्टोरेज स्पेसिफिक फैसिलिटी कैसा है। क्योंकि आसपास में अगर एयरपोर्ट, पोर्ट या स्टोरेज का ऑप्शन नहीं है, गोडाउन वगैरह है, तो दिक्कत देगा। हाँ। यस उस सर। एरिया में मटेरियल कितना अवेलेबल है, स्टाफ कैसा अवेलेबल है, और ट्रांसपोर्ट सिस्टम कैसा अवेलेबल है वो भी देखना पड़ेगा। रेलेवेंस हम्म। ऑफ सप्लाई, रॉ मटेरियल का सप्लाई कैसा है, मतलब कितना जल्दी वहां पे सप्लाई मिलता है नहीं मिलता है, हाँ। और वहां पे लेबर का टैलेंट कैसे है, स्किल कैसे है। तो ये सब चीज जोग्राफिकली देखना पड़ेगा उसको पहले। अब इकोनॉमिकल हम्म। एस्पेक्ट में क्या क्या देखेगा वो, कि वहां पे बिजनेस करने के लिए गवर्नमेंट जो रूल है वो बना रखा है, इजी है कि हार्ड है, वीजा इजीली हम्म। अवेलेबल है कि नहीं, वहां पे बिजनेस बंद यस। करना इजी है या डिफिकल्ट है, एंटर करना कैसा है और बंद करना कैसा है, क्वेश्चन कैसे है? वहां पे हाँ। बिजनेस को चालू करने का कॉस्ट कितना है, यस। रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट कितना, यानी लगाएंगे उसके हिसाब से प्रॉफिट कितना आने का चांस है, वहां का हाँ। लेबर लॉ कैसा टफ या इजी है, वहां का टैक्स सिस्टम क्या है, गवर्नमेंट कितना इन्वेस्टमेंट पे छूट देता है, कितना सब्सिडी देता है, प्रॉफिट पे गवर्नमेंट कैसे टैक्स लेता है, कितना माफी करता है, हम्म। ये सब चीज पता लगाना पड़ेगा। पॉलिटिकल एस्पेक्ट यानी वहां का जो पॉलिटिकल फ्रेंडली रिलेशन कैसा है आपके कंट्री के साथ। हाँ। आप क्या वहां पे एमएफएन का स्टेटस मिला हुआ आपको, एमएफएन मतलब मोस्ट फेवर्ड नेशन। जिस कंट्री में मोस्ट। आपके कंट्री को मोस्ट फेवर्ड नेशन का स्टेटस मिला हो, वहां हम्म। पर बिजनेस करना ज्यादा इजी है क्योंकि वहां का पॉलिटिकल फैक्टर आपके फेवर में होगा। हाँ। लॉन्ग स्टैंडिंग एस्टेब्लिशमेंट लेजिस्लेटिव प्रेसिडेंट विद कंपनी थ्रू रेगुलेटरी कोर्स, वहां का गवर्नमेंट बिजनेस के हम्म। रेगुलेटरी को लेकर कितना फ्लेक्सिबल है, और लॉन्ग टर्म में बोलो कैसा सोच रखता है। आपका उस हाँ। कंट्री के साथ, उस कंट्री का अपने नेबरिंग कंट्री के साथ रिश्ता कैसा है। देखो कितना इंपॉर्टेंट पॉइंट बोला, हाँ। क्योंकि अगर उस कंट्री का अपने नेबरिंग कंट्री के साथ रिश्ता खराब है तो बिजनेस में बहुत हाँ। दिक्कत आएगा, हर हाँ समय सर। झमेला रहेगा। सोशल एस्पेक्ट, वहां का ट्रेड यूनियन कैसा है, लेबर यूनियन, हाँ। वहां का अदर कमर्शियल एंटिटीज कैसा है, हम्म। वहां पे अपने एम्प्लॉयज को ले जाने में कोई दिक्कत आएगा क्या, रीएलोकेटिंग द की एम्प्लॉयज, मतलब वहां पे अपने एम्प्लॉय को रीएलोकेट करना, इंडिया से लेके जाने में वहां पे हाँ। सोसाइटी फ्रेंडली है तो वहां के लोग इंडियन लोगों को रहने देते हैं, तो या वहां के लोग इंडियन हम्म। लोगों के साथ कैसा रिलेशन रखते हैं। हाँ। बहुत सारा कंट्री ऐसा है जहाँ पे वो लोग बहुत खराब नजर से देखते हैं इंडियंस को, हाँ। तो वहां पे इंडियन पब्लिक का रहना मुश्किल, तो तुम यहाँ से लेबर लेके लेके जाओगे, वो लोग का वहां रहना मुश्किल हो जाएगा। यस सर। दूसरा बात है वहां पे टेक्नोलॉजिकल एस्पेक्ट कैसा है, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी का प्रोटेक्शन कैसा है, तुम कोई नया पेटेंट कॉपीराइट लेना चाहो मिलेगा क्या, तुम्हारा कॉपीराइट का कोई चोरी वोरी करे तो उसका कोई प्रोटेक्शन का सिस्टम है। तो हम्म। वहां का इलेक्ट्रिसिटी यानी एनर्जी, पावर, कम्युनिकेशन सिस्टम, टेलीकॉम सिस्टम, इनका क्वालिटी हाँ। कैसा है, कितना अवेलेबल है, कैसा क्वालिटी और किस कॉस्ट पे अवेलेबल है, ये सब देखना पड़ता है। वहां का जोग्राफिकल टाइम जोन कैसा है, ये सब भी देखना पड़ता है। वैल्यू सिस्टम एंड इंस्टीट्यूशन आर आल्सो बिकमिंग इंक्रीजिंगली इंपॉर्टेंट फॉर लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्टिव। तो वहां पे वैल्यूज कैसा है, मतलब वहां की सोसाइटी का या टेक्नोलॉजिकल का वैल्यूज कैसा है, मतलब वहां के स्टेक हाँ। होल्डर कितना सपोर्ट में टेक्नोलॉजी की, हम्म। ये सब चीज को देखना पड़ता है। अब बोला ब्रीफली डिस्कस द रिस्ट्रिक्शन एंड प्रोहिबिशन फॉर मेकिंग ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। इंडियन कंपनीज अगर फॉरेन में पैसा लगाए, हाँ। इंडिया को वहां पे इन्वेस्ट करने का इंडियन गवर्नमेंट की तरफ से क्या रिस्ट्रिक्शन है हम्म। और क्या प्रोहिबिशन है, मनाही है। हाँ। तो जैसे फॉरेन कंपनीज को इंडिया में पैसा लगाने के लिए इंडियन गवर्नमेंट का परमिशन लेना होता है,
यस। कितना लगाए, किस सेक्टर में कितना नहीं लगा सकते, कौन कौन सा सेक्टर में लगा ही नहीं सकते। हाँ वैसे इंडियन बिजनेसमैन को भी फॉरेन में लगाना है तो उसको इंडियन गवर्नमेंट का भी परमिशन लेना पड़ रहा है। फॉरेन का तो लेना ही है, हाँ वहां का सरकार से तो कुछ नहीं पड़ेगा, अपना सरकार से भी कुछ कुछ रिस्ट्रिक्शन है, उसका बात करना है। तो बोला हाँ नो पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया शेल मेक ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट इन फॉरेन एंटिटी। जो वहां पे रियल स्टेट का काम कर रहा है तुम वो बिजनेस में नहीं लगा सकते। मतलब तुम एक इंडियन कंपनी हो हाँ और तुम फॉरेन का रियल स्टेट बिजनेस में काम करना चाहते हो, नॉट अलाउड। गैम्बलिंग एंड बेटिंग वाला काम में लगाना चाहते हो, नॉट अलाउड। हम्म डीलिंग इन फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिंक विद इंडियन रुपीज विदाउट अप्रूवल ऑफ आरबीआई। इंडियन रुपीज से लिंक जो भी फाइनेंशियल सर्विसेज है, शेयर, डिबेंचर, बॉन्ड, हाँ वो सब में पैसा लगाना है तो आरबीआई के अप्रूवल के बिना नहीं लगा सकते। मतलब लगाना मना नहीं किया, इन दोनों में तो मना ही कर दिया। हाँ रियल स्टेट और गैम्बलिंग, इन दोनों बिजनेस में इंडियन बिजनेसमैन फॉरेन में पैसा नहीं लगा सकता। लेकिन इंडियन फॉरेन इंस्टीट्यूशंस का जो फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स है उनमें लगाना चाहे, शेयर, बॉन्ड, डिवेंचर अलाउड है, लेकिन आरबीआई का अप्रूवल लेके लगाना पड़ेगा। हाँ स्टार्टअप में पैसा लगाने का बात, तो एनी ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट स्टार्टअप रिकॉग्नाइज अंडर द लॉ ऑफ द होस्ट कंट्री। उस कंट्री का जो स्टार्टअप का रूल है, उस कंट्री के डेफिनेशन के जो स्टार्टअप बिजनेस है, यस। उनमें इंडियन एंटिटी पैसा लगा तो सकता है फ्रॉम ओन फंड, अपने फंड से पैसा लगाना होगा, वहां पे लोन लेके नहीं लगा पाएगा। Restriction on financial commitment in foreign entity. No person resident in India shall make any financial commitment in foreign entity that has invested or invested into India at the time of making such financial commitment or any time thereafter, either directly or indirectly, resulting in a structure with more than 2 layers of subsidiaries. कोई फॉरेन कंपनी अगर इंडिया में स्टेक खरीद के रखा है, हाँ तो इंडियन कंपनी वहां का कंपनी में स्टेक नहीं ले सकता। अच्छा। ठीक है, मतलब तुम्हारा वहां का कंपनी इंडिया में होल्डिंग कंपनी है, हाँ तो इंडिया का कंपनी वहां पे होल्डिंग नहीं हो पाएगा उस कंपनी में। तो पैसा रिवर्स हो जाएगा। हाँ, इसीलिए हम्म सच रेस्ट्रिक्शन शैल नॉट अप्लाई इन द फॉलोइंग क्लास ऑफ कंपनीज। अच्छा, ये रेस्ट्रिक्शन कहाँ कहाँ नहीं है, जो भी पढ़े ऊपर तीन। बैंकिंग कंपनी हाँ में ऐसा रेस्ट्रिक्शन नहीं है, एनबीएफसी में नहीं है, इंश्योरेंस में नहीं है, गवर्नमेंट कंपनी में नहीं है। भाई ऊपर वाला तीनों ही रेस्ट्रिक्शन ये तीनों कंपनी पे नहीं। ठीक है। अदर्स एजुकेशन सोसाइटी एंगेज इन एजुकेशन सेक्टर इंटेंड टू मेक इन्वेस्टमेंट इन द एजुकेशन सेक्टर इन जॉइंट वेंचर इन यूएसए कमेंट विद रेफरेंस टू द रेलेवेंट रूल अंडर द फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट। फेमा एक्ट के हिसाब से रूल बताओ। एक इंडियन कंपनी है, वो फॉरेन में एजुकेशन सेक्टर में यूएस में ज्वाइंट वेंचर करना चाहती है, तो एफडीआई का रूल क्या है, फॉरेन मैनेज फेमा का रूल क्या है, जो यहाँ पे बोलता है एज पर रूल रीड शेड्यूल 4 ऑफ फेमा एक्ट engage in the education sector in India may make an ODI in foreign entity। ओवरसीज डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, फॉरेन एंटिटी में कर सकते हैं, लेकिन विद प्रायर अप्रूवल ऑफ आरबीआई। ओके। तुम इंडिया में अगर एक ट्रस्ट या सोसाइटी बना के सेम सेक्टर में बिजनेस कर रहे हो, और मैक्सिमम स्कूल तो कोई ट्रस्ट ही बनाता है, तो ट्रस्ट वाला स्कूल के नाम पे इंडिया में चल रहे हो, तो तुम फॉरेन में अगर वैसे एजुकेशन सेक्टर में पैसा लगाना चाहते हो या वहां का कोई एजुकेशन सेक्टर के साथ कोलैबोरेट करना चाहते हो, अलाउड तो है, लेकिन आरबीआई का पहले अप्रूवल लेना पड़ेगा। ठीक है। तो देखो क्या बोला था, फॉरेन एंटिटीज एंगेज इन द सेम सेक्टर दैट इंडियन ट्रस्ट और सोसाइटी इज एंगेज, तो अप्रूवल लेना पड़ेगा। द ट्रस्ट ऑफ द सोसाइटी, अच्छा नहीं सॉरी, एक मिनट गलती बोल गए, अप्रूवल तो लेना ही पड़ेगा। अलाउ कब करेगा ये बता रहे हैं, जब दोनों सेम सेक्टर में होंगे तभी अलाउ होगा। मतलब इंडिया में जो तुम ट्रस्ट खोल के रखे हो वो एजुकेशन सेक्टर का ट्रस्ट है, तो फॉरेन के जिस बिजनेस से वेंचर कर रहे हो वो भी एजुकेशन सेक्टर का ही ट्रस्ट होना चाहिए। मतलब मान लो वो स्टील बिजनेस है अमेरिका का, तुम इंडिया का स्कूलिंग बिजनेस में एजुकेशन ट्रस्ट में हो, तुम उसके साथ मिल के वहां पे एक स्कूलिंग बिजनेस करना चाहते हो,
हम्म नॉट अलाउड, क्योंकि उसका सेक्टर वहां पे स्टील है। वो भी अगर वहां पे स्कूलिंग का ही बिजनेस कर रहा था, हाँ तब तुम वहां पे कोलाबरेट कर पाओ। हम्म मतलब पहले उसको बोला स्कूल खोल ले, फिर हम कोलाबरेट कर पाएंगे। हम लोग नया हाँ वो पहली बार स्कूल बिजनेस में उतर रहा है, एजुकेशन सेक्टर में, तो नॉट हम्म अलाउड। द ट्रस्ट ऑफ द सोसाइटी शुड हैव बीन एक्सिस्टेंस फॉर एटलीस्ट 3 फाइनेंशियल ईयर बिफोर द इन्वेस्टमेंट इज मेड। तुम इंडिया में पिछले 3 साल से वो काम कर रहे हो, तभी तुम हम्म वहां पे जा पाओ। मतलब तुम यहाँ पे ओके नया नया खोले हो हम्म और अब वहां खोलना चाह रहे हो, अलाउड नहीं। पहले यहाँ पे 3 साल काम कर लो, तब जाना। मतलब 3 साल से तुम एजुकेशन सेक्टर में हो, अब तुम वहां खोलना चाहते हो, ठीक है। द ट्रस्ट डीड इन केस ऑफ ट्रस्ट एंड द मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन और बाय सोसाइटी से परमिट द प्रपोज ऑफ। अच्छा, तुम्हारा मेमोरेंडम होगा ट्रस्ट का, हम्म एमओए या फिर बाईलॉज हाँ यानी एओए, उसमें अप्रूवल होना चाहिए। नहीं है तो फिर उसमें पहले मीटिंग बुला के अप्रूवल ले लो। मतलब मेमोरेंडम आर्टिकल में इसका परमिशन होना चाहिए कि तुम फॉरेन में जॉइंट वेंचर कर सकते हैं। सच इन्वेस्टमेंट एंड अप्रूव्ड बाय द ट्रस्टी, तुम्हारे यहाँ के ट्रस्टी से उसका अप्रूवल होना चाहिए, ऑब्वियस हाँ बात है। इन केस ऑफ ट्रस्ट द सोसाइटी रिक्वायर स्पेशल लाइसेंस ऑफ परमिशन आइदर। अच्छा, अगर तुमको यहाँ पे एक स्पेशल लाइसेंस भी लेना पड़ेगा मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स से, ओ कि हम ठीक है। बाहर बिजनेस करने जा रहे तो अदर सोसाइटी खोल सकता है। एक तो आरबीआई से प्रायर अप्रूवल लो, और फिर ये कंडीशन सेटिस्फाई कर लो कि तीन तो हो साल से जाएगा तुम इंडिया में एक ट्रस्ट बना के रखे हो जो एजुकेशन सेक्टर में है, तुम्हारा मेमोरेंडम हम्म आर्टिकल परमिशन कर रहा है, तुम ट्रस्ट का मीटिंग बुला के अप्रूवल ले चुके हो और स्पेशल हाँ लाइसेंस भी ले चुके हो, कर लो। An Indian company intend to make direct investment in joint venture outside India. Advise with reference to the relevant provision of Foreign Exchange Management Act and the rule regulation made thereunder. एक इंडियन कंपनी है, वो फॉरेन में डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट करना चाहती है ना जॉइंट वेंचर, हम्म तो नॉर्मल रूल पूछा। एजुकेशन सेक्टर अलग से था हुआ में। हाँ यहाँ पे बोल रहा है एज पर द रूल 11 ऑफ फेमा एक्ट, कहाँ से चालू करे पढ़ना। द टोटल फाइनेंशियल कमिटमेंट मेड बाय द इंडियन एंटिटी in the हाँ all foreign entity together at the time of undertaking commitment shall not exceed 400% of its net worth। अच्छा, तुम्हारा जो लास्ट ऑडिटेड बैलेंस शीट है हाँ उसका जो नेटवर्थ है, नेटवर्थ हाँ उसका 400 टाइम्स से ज्यादा तुम फॉरेन में इन्वेस्ट नहीं कर सकते। अच्छा और तुम्हारा टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट का बात हो रहा है। मान लो पहले से, मान लो मेरा नेटवर्थ है 300 करोड़, हाँ 400 टाइम्स कितना हुआ? 1200 करोड़ 1200 करोड़, हाँ ठीक है। हाँ सर अब मान लो पहले से मेरा फॉरेन में 500 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, हाँ तो और कितना कर सकते हैं? 700 करोड़। 700 करोड़ हाँ, क्योंकि टोटल मिला के वो 400 टाइम से ज्यादा नहीं 1200 चलता, हाँ ठीक है। हाँ और सर इसके अलावा जो ये सब रेस्ट्रिक्शंस था वो तो है ही कि तुम्हारा मेमोरेंडम हाँ में परमिशन हो, तुम्हारा शेयर हाँ होल्डर का मीटिंग से अप्रूवल हो, वो सब तो है ही। व्हाट आर द ऑब्लिगेशन ऑफ पर्सन रेसिडेंट इन इंडिया विच हैज मेड डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट आउटसाइड इंडिया? क्या क्या उसको हम्म ड्यूटीज फॉलो करना पड़ेगा? ऑब्लिगेशन क्या क्या है उसका? हाँ उसको अपना एडी बैंक में, ऑथराइज बैंक में, ऑथराइज डीलर बैंक में पूरा रिलेवेंट डॉक्यूमेंट जमा करना पड़ेगा, जैसे कंपनी का हम्म शेयर सर्टिफिकेट, अदर कोई भी रिलेवेंट डॉक्यूमेंट उस कंट्री में लगता है, हम्म तो सब डॉक्यूमेंट पहले अपना ऑथराइज डीलर बैंक में सबमिट करना पड़ेगा हाँ विद इन 6 मंथ फ्रॉम द डेट ऑफ इफेक्टिंग द रेमिटेंस। जिस दिन तुम वो पैसा भेजना चाह रहे हो उसके 6 महीने के अंदर अंदर तुमको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर लेना पड़ेगा। तुम अपने डेजिग्नेटेड बैंक के थ्रू गवर्नमेंट को अप्लाई करोगे, आरबीआई को अप्लाई करोगे कि मेरे को एक हम्म यूनिक आइडेंटिटी नंबर मिले, तुम्हारा अलग से यूआईएन होगा एक। हाँ ट्रांजैक्शन सारा उस एडी बैंक के थ्रू ही होगा, जो भी पैसा भेजोगे, जो भी प्रॉफिट्स आएगा, सब उस बैंक के थ्रू ही होगा, ठीक है ना। हाँ सर उसी हाँ रूट के सर थ्रू सारा काम होगा, और कोई तरीके से पैसा नहीं भेज पाओगे फिर। Realization of dues. A person resident in India having only a foreign entity wherever applicable shall realize and repatriate to India all dues receivable from the foreign entity within the respect of investment in such foreign entity
द अमाउंट ऑफ कंसिडरेशन रिसीव्ड अगर ट्रांसफर दिस इन्वेस्टमेंट, एक मिनट रुको, हाँ ये रहा, विद इन 90 days फ्रॉम द डेट व्हेन सच रिसीवेबल फेल ड्यू। तुम्हारा फॉरेन से जो भी पैसा आना है वो जिस दिन तुमको वहां पे मिलने का बात हुआ है उसके 90 दिन के अंदर अंदर इंडिया में वो पैसा ले आना होगा तुम। मान लो वहां पे बिजनेस किया, यस सर। प्रॉफिट्स वगैरह कैलकुलेट हुआ, बैलेंस शीट खत्म हुआ 31 मार्च को, प्रॉफिट वगैरह कैलकुलेट हो गया 30 जून तक, हाँ और डिक्लेयर हो गया मेरी कंपनी को उसमें से इतना प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा डिविडेंड, क्योंकि वहां पे होल्डिंग ऑफ शेयर्स है। हाँ तो भैया फिर मान लो ये 30 जून को डिक्लेयर हो गया कि मेरे को भी 200 करोड़ का प्रॉफिट मिलेगा, हाँ तो वो 200 करोड़ अगला 90 दिन के अंदर इंडिया में आ जाना चाहिए। क्योंकि इंडियन गवर्नमेंट तुमको क्यों अलाउ कर रहा है बिजनेस करने, ताकि डॉलर पर उनका कमाई आए, इंडिया में रुपया आए। हाँ तो तुम वहां बिजनेस कर रहे हो, जो वहां से कमा रहे हो वो इंडिया में नहीं लाके वहीं अटका पड़ा है तुम्हारा, तो फिर कोई फायदा नहीं है। तो इंडियन गवर्नमेंट तुमको इतना अप्रूवल, इतना फैसिलिटीज क्यों दे रहे हैं? हम्म, इंडियन गवर्नमेंट चाहता है जल्दी जल्दी पैसा रिकवर करो, कहीं डूब गया तो। हाँ इसीलिए जिस दिन तुम्हारा वहां से पैसा आने का बात हुआ उसके 90 दिन में पैसा आ जाना चाहिए हर बार, ठीक है? हाँ ये भी तुमको ध्यान रखना है। तो एक तो एडी बैंक में ही सारा डॉक्यूमेंट जमा करना है, एडी बैंक से तुमको यूआईएन नंबर मिलेगा, एडी बैंक से ही सारा डील होगा, मतलब पैसे का आने जाने का सारा काम उसी ऑथराइज बैंक से होगा। इसके अलावा जो भी वहां से पैसा मिलना है 90 दिन में वो पैसा आ जाना चाहिए। हाँ जिस दिन तुम वहां का कंपनी छोड़ रहे हो, सॉरी मेरा एक गलती हो गया, प्रॉफिट नहीं, जिस दिन तुम वहां का कंपनी छोड़ रहे हो, ओह डिस इन्वेस्टमेंट कर रहे हो, जिस दिन तुम उस दिन के 90 दिन के अंदर वो पूरा पैसा फिर इंडिया आ जाना चाहिए, जो भी तुम इन्वेस्टमेंट किए थे या जो भी तुम्हारा बनता है वहां से आने का। ये एवरी ईयर का प्रॉफिट का बात नहीं कर रहा, गलती हो गया बोलने में। जब बिजनेस बंद कर रहे हो वहां से, कोलैबोरेशन हाँ, तोड़ रहे हो। डाउट लग रहा था क्योंकि अदानी जो बांग्लादेश में पैसा फंसा था वो तो बहुत दिन हो गया था ना, ठीक बात बोलो। वो डाउट लग रहा था, हम पूछने वाले थे। हाँ नहीं ठीक बोलो, यहाँ बोला जितना तुम्हारा डिस इन्वेस्टमेंट पे ट्रांसफर आना है वो फिर 90 दिन में आ जाना चाहिए। हाँ Remittance toward the earnest money deposit as on bid bond guarantee. A person resident in India who is eligible to make ODI may make remittance toward the earnest money deposit or obtain a bid bond guarantee from the AD bank for particular bidding or tendering procedure for the acquisition of foreign entity. देखो तुम फॉरेन एंटिटी में जब बोली लगाओगे कि हमको भी स्टेक खरीदना है, तो तुमको वहां तुमको एलिजिबल होगा कि तुम एक बिड बॉन्ड गारंटी भर दो एडी बैंक के थ्रू। क्योंकि देखो जो तुमको अपना कंपनी में ओनरशिप देगा वो कैसे मान ले कि तुम उसको पैसा दे दोगे शेयर खरीदने का। मान लो तुम शेयर के लिए बोली लगे बाद में पैसा नहीं दिए तो तुमको इंडिया में बिड बॉन्ड गारंटी भरना पड़ेगा, अर्नेस्ट मनी यानी वो डिपॉजिट मनी के लिए, बिडिंग के अप्लाई के लिए, और वो एडी बैंक के थ्रू ही होगा तुम्हारा। रिक्वायरमेंट है टू बिड बॉन्ड गारंटी, वही वापस बोला, बिड बॉन्ड गारंटी तुम्हारा 3 महीने तक वैलिड होगा। तुम्हारे बिहाफ में तुम्हारा यहाँ का बैंक गारंटी देगा तभी तो तुम बोली लगा पाओगे, वो 3 महीने के लिए वैलिड होगा। Can a Navratna company in oil and gas sector in India, which are duly approved by the government of India, want to invest in overseas unincorporated entity in oil sector without any limit under the automatic route? पूछा है तुमसे, एक नवरत्न कंपनी है जो ऑयल एंड गैस का काम करता है इंडिया में, हाँ, जिसको हुआ ड्यूली अप्रूव्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, उसको गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से अप्रूवल मिल गया है, वो फॉरेन में पैसा इन्वेस्ट करे ऑयल एंड गैस कंपनी में, कितना भी कर सकता है क्या विदाउट एनी लिमिट? पूछा ये कोई अमाउंट का लिमिट है कि मर्जी आए उतना कर सकता है, डायरेक्ट रूट से, ऑटोमेटिक रूट से। 2 रूट होता है ना, ऑटोमेटिक रूट और अप्रूवल रूट। हाँ सर, यहाँ पे ऑटोमेटिक रूट का बात कर रहे हैं। यहाँ पे बोले अकॉर्डिंग टू द मास्टर डायरेक्टर आरबीआई, मास्टर डायरेक्शन आरबीआई, इन्वेस्टमेंट इन फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन इन ओवरसीज ऑटोमेटिक रूट आर एज अंडर। ऑटोमेटिक रूट से कितना कितना लगा सकते हैं या क्या रूल है, उसके लिए रूल लिखा हुआ। बोल रहा है इन्वेस्टमेंट एंटिटीज ओवरसीज इन ऑयल सेक्टर बाय नवरत्ना, पीएसयू, ओएनजीसी, विदेश लिमिटेड, कोई भी है जो इंडियन गवर्नमेंट कंपनी है, ओआईएल,
इनको एडी कैटेगरी 1 में रखा गया विदाउट एनी लिमिट। हाँ, लेकिन वो अप्रूव्ड होना चाहिए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से। अब ये कॉम्पिटेंट अथॉरिटी कौन है, वो अलग अलग बात का अलग अलग रखा है, मेनली आरबीआई को रखा है। हाँ कॉम्पिटेंट अथॉरिटी या उस सेक्टर का जो इंडिया में डिपार्टमेंट है, मिनिस्ट्री, ऑयल एंड गैस का मिनिस्ट्री होगा, वहां से तुमको जितना अप्रूवल है, अगर वहां से अप्रूवल है तो फिर तुम कितना भी अमाउंट वहां इन्वेस्ट कर सकते हो फॉरेन में, वो भी ऑटोमेटिक रूप से। अदर इंडियन कंपनी के लिए क्या रूल है, ये तो हो गया सारा पब्लिक सेक्टर वाला ऑयल कंपनी। हाँ सर। अदर के लिए क्या रूल है, आर ऑल्सो परमिटेड अंडर द ऑटोमेटिक रूट टू इन्वेस्ट इन अनइनकॉर्पोरेटेड एंटिटी ओवरसीज इन द ऑयल सेक्टर अप टू द लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बाय provided the proposal has been approved by the company's competent authority and duly supported certified by the board resolution approving the such investment। अगेन यहाँ पे देखो क्या बोला, यहाँ पे भी competent authority अलाउ करेगा तभी अलाउड है, लेकिन यहाँ पे लिमिट प्रिस्क्राइब्ड बोल दिया, लिमिट बोला नहीं कितना है। तो यानी नवरत्न कंपनी गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी को अनलिमिटेड अलाउ किया। हाँ, कंपिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल होना चाहिए, ठीक। इनको भी बोला, अदर कंपनी को भी बोला कंपिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल होना चाहिए, लेकिन यहां बोल दिया लिमिट भी बोलो बता दे। और अगर एक्सेस करना है तो सर फिर तो अप्रूवल रूट है ही आरबीआई का। अगर तुमको ज्यादा करना है जितना लिमिट बोल रहा है उससे, तो आरबीआई का अप्रूवल रूट से जाओ, आरबीआई से अप्रूवल ले लो। मतलब कहीं पे भी कोई अमाउंट नहीं बताया, बट इतना बोलते हैं गवर्नमेंट कंपनी के लिए ऑटोमेटिक रूट से अनलिमिटेड है, लेकिन बाकी कंपनीज के लिए ऑटोमेटिक रूट से लिमिटेड है, वो बताएगा कॉम्पिटेंट अथॉरिटी। हर टाइम बदलता होगा वो अमाउंट, इसलिए फिक्स अमाउंट नहीं रखा। हाँ, ये हमेशा कंपनी बड़ा होगा तब बढ़ेगा। बिल्कुल बिल्कुल। हेमंत, हु इज इंटरेस्टेड इन मेकिंग ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन एन एनर्जी सेक्टर इन वियतनाम, ये पावर वाला सेक्टर में, इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन में, which exceeds the prescribed limit of net worth of his company as per the latest audited balance sheet। अच्छा, वो जितना इन्वेस्ट किया है वो प्रिस्क्राइब लिमिट से ज्यादा इन्वेस्टमेंट हो गया उसका। अकॉर्डिंगली इन्वेस्टमेंट फॉल अंडर अप्रूवल रूट, और इसके कारण उसको अब अप्रूवल रूट में जाना पड़ रहा है इंस्टीड ऑफ ऑटोमेटिक रूट। तो क्या क्या बातों को उसको ध्यान में रखना पड़ेगा जो आरबीआई बोल के रखा है। तो ओवरसीज इन्वेस्टमेंट इन एनर्जी एंड नेचुरल रिसोर्सेज exceeding the prescribed limit of net worth of Indian company are on the date of last audited balance sheet fall under the approval route। तो देखो सिंपली बात बोल रहा है, 400% वाला रूल तो ऊपर है ना, 400% वाला। हाँ सर। वो हो गया लिमिट। हाँ, उस लिमिट के अंदर तो ऑटोमेटिक रूट है, जितना भी करो। उससे ज्यादा हो जाए तो तुमको अप्रूवल लेना पड़ेगा, आरबीआई से अप्रूवल रूट में जाना पड़ेगा। हाँ, तो ये हो गया कंपनी का लिमिट क्रॉस बोल रहा है, तो अप्रूवल रूट में जाना पड़ेगा उसको। यस सर। तो अप्रूवल रूट में कैसे जाएगा, तो वो क्या क्या फॉलो करना पड़ेगा। तो रिजर्व बैंक वुड इंटर एलियर टेक इनटू अकाउंट द फॉलोइंग फैक्टर्स व्हाइल कंसीडरिंग सच एप्लीकेशन। क्या क्या बातों का ध्यान रखना पड़ेगा, प्राइमा फेसी वायबिलिटी ऑफ द ओवरसीज इन्वेस्टमेंट। तो आरबीआई पहले चेक करेगा ये वायबल है क्या, मतलब ये करना देश के हित में है क्या। कंट्रीब्यूशन टू द एक्सटर्नल ट्रेड एंड अदर बेनिफिट्स, इससे इंडिया का अदर बेनिफिट्स या अदर बिजनेस पे क्या इंपैक्ट होगा वो भी आरबीआई देखेगा। तुम्हारे बिजनेस का फाइनेंशियल पोजीशन क्या है, ट्रैक रिकॉर्ड कैसा है, दोनों का, इंडियन पार्टी का भी और फॉरेन एंटिटी का भी। तुम्हारा बिजनेस का प्रॉफिट्स, तुम्हारा बिजनेस का कैपिटल, वो सब लिमिट वो ठीक है क्या। तुम्हारा बिजनेस का एक्सपर्टाइज या एक्सपीरियंस कैसा है, कितने साल से काम कर रहे हो, ये सब का वो देख के तुमको अप्रूवल देगा, नहीं तो नहीं भी दे सकते। हाँ। नेक्स्ट बोला एबीसी लिमिटेड इन्वॉल्व इन मैन्युफैक्चरिंग एंड ट्रेडिंग एक्टिविटी। ये लोग मैन्युफैक्चर करता है, ट्रेड करता है। एस्टेब्लिश ब्रांच ऑफ इट्स आउटसाइड इंडिया इंक्लूड अ फर्म और एसोसिएट ऑफ पर्सन। इंडिया के बाहर ब्रांच खोला है और पार्टनरशिप फर्म और एओपी भी खोला है। द परमिशन ऑफ दिस रिगार्ड हैज टू बी ऑब्टेन्ड फ्रॉम आरबीआई अंडर द फेमा एक्ट। हाईलाइट द परमिटेड एक्टिविटीज विद आरबीआई। अच्छा, इसमें आरबीआई का अप्रूवल लेना पड़ेगा। हाँ, तब यहाँ पे बोला बताओ कौन कौन सा वो एक्टिविटीज है
जो आरबीआई परमिटेड करके रखा है। तो देखो यहाँ पे क्या बोला, विद द इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू ओवरसीज इन्वेस्टमेंट रूल ऑल अर्लियर रूल्स हट गए, रिपील्ड हो गया, अभी नया रूल आ गया पूरा का। तो एज पर 9 ऑफ FEMA एक्ट एनी इन्वेस्टमेंट मेड आउटसाइड इंडिया बाय अ पर्सन रेसिडेंट इंडिया शैल बी मेड इन फॉरेन एंटिटी एंगेज इन बोनाफाइड बिजनेस एक्टिविटी। तुम जो इंडिया में बिजनेस करते हो वैसा ही बिजनेस में तुम वहां पैसा इन्वेस्ट कर पाओगे या कोलाबरेट कर पाओगे। देखो ऊपर बोला था ना एजुकेशन वाला है, तो वहां पे भी एजुकेशन वाला होना चाहिए। हाँ सर, ये मेन रूल रखा, बाकी सब कुछ अलग है, सब्जेक्ट टू द लिमिट एंड द कंडीशंस। कुछ कुछ सेक्टर में गवर्नमेंट अमाउंट का लिमिट लगा रखा है और कुछ कुछ सेक्टर में गवर्नमेंट कुछ कंडीशंस लगा रखा है, वो फॉलो करो। सेम एक्टिविटी में इन्वॉल्व है तभी तुम वहां पैसा लगा पाओ। ठीक, बस रिस्ट्रिक्शन 3 का रखा जो पहले भी पढ़े थे। हाँ, रियल स्टेट में नहीं कर सकते, गैम्बलिंग में नहीं कर सकते, और फाइनेंशियल में आरबीआई से पूछ लेना चाहिए। बस ठीक है। तो यही बात यहाँ पे बताया कि हाँ, लेकिन अब नया नियम ये क्या ले आया, बोनाफाइड एक्टिविटी यानी सेम एक्टिविटीज होना चाहिए सर एक सेकेंड, हम्म। इधर पर 3rd नंबर पॉइंट बोला है कि डीलिंग विद फाइनेंशियल प्रोडक्ट लिंक टू इंडियन रुपीस। हाँ, इंडियन रुपीज से लिंक शेयर सिक्योरिटी बॉन्ड डिबेंचर का बिजनेस का बात कर रहे हैं। हाँ वो बोल रहे थे, पर आरबीआई से परमिशन जो पिछले बार पड़ा था वो तो नहीं दिख रहा। वो लिखा नहीं ऊपर, ये रहा ऊपर पढ़ो, स्पेसिफाइड अप्रूवल ऑफ द आरबीआई। ओह सॉरी सर, पॉइंट मिस। ठीक है। हाँ हाँ हाँ। Agarwal Enterprise Limited is resident company in India for the last 15 years. The company is operating in various sectors: power, infra, port, oil, telecom, and IT. Now the company is planning to make investment of 10,000 crore in Australia based on solar power project through the joint venture in Australia. The latest audited financial statement company का paid up capital 2,000 करोड़ है, रिजर्व 1,000 करोड़ है, लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स 1,500 करोड़ है, क्रेडिटर 300 करोड़ है। रेफर्ड टू द प्रोविजन ऑफ FEMA एडवाइस वेदर द कंपनी कैन मेक डिजायर्ड इन्वेस्टमेंट, कितना कर सकता है और क्या वो जो करना चाह रहा है वो कर पाएगा। तो रूल क्या था, 400% ऑफ नेटवर्थ नॉट एक्सीडिंग। हाँ ठीक बात, रूल तो यही है। तब इस रूल में फिगर चेक करना है, नेटवर्थ निकालो उसका 400% चेक करना है। कंपनी का नेटवर्थ कितना हो रहा है देख लो, 2,000 करोड़ का शेयर कैपिटल, 1,000 करोड़ का रिजर्व, हाँ, मतलब 3,000 करोड़ का नेटवर्थ हो गया। हाँ नेटवर्थ तो यही होता है ना। हाँ सर। ये दोनों तो नेटवर्थ का पार्ट नहीं है, नेटवर्थ तो ये दोनों ही है। हाँ, कंपनी का नेटवर्थ है 3,000 करोड़, 3,000 करोड़ का 400% कितना होगा, 12,000 करोड़। हाँ, और कंपनी कितना लगाना चाहता है, 10,000 करोड़। सर अलाउड होगा। हाँ, बस तुम थोड़ा सा रूल का कंप्लाई कर लो, प्रोविजंस को फॉलो कर लो और लगा दो पैसा। हाँ सर। तो ये था ये चैप्टर। हमको इसमें 3 ही बात मेन दिखा, एक तो ये 400% वाला बात, हाँ सेम सेक्टर वाला बात, हाँ सर, और ये 3 सेक्टर में लगाओ तो आरबीआई का अप्रूवल वाला बात। रूल वाला। हाँ, ये 3 सेक्टर में आरबीआई का अप्रूवल वाला बात। हाँ सर। ठीक है, बाकी हमको लगा सब नॉर्मली। ठीक है, तो ये था ये चैप्टर खत्म। नेक्स्ट डे अपना क्या बचेगा, ये तो सर वेजेस